हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। तो आज ये सारे वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे, कोशिका संचार और कोशिका संकेतन, जिसके अंदर हम लोग पहले रिकॉग्निशन यानी जो पहचान की थी हमने पैरासाइट की जो बाहर से आने वाला था। उसके बाद में अभी हम लोग दूसरा कर रहे थे एंट्री। एंट्री कैसे होती है उसकी हमारे सेल के अंदर कुछ मेथड्स हमने जाने थे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे और आगे मेथड्स जानेंगे। हमने एंडोसाइटोसिस मेथड जाना था, अब हम जानते हैं तीसरा मेथड जिसको हम कहते हैं बच्चे फ्यूजन। क्या कहते हैं बच्चे? जिसको मेम्ब्रेन फ्यूजन जिसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा मेथड है एंट्रेंस का, बोलें तो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन फ्यूजन के नाम से, जिसको बच्चे हमारे द्वारा सर पुकारा जाएगा मेम्ब्रेन फ्यूजन। ठीक है, मेम्ब्रेन फ्यूजन के नाम से हम लोग जानेंगे जिसको मेम्ब्रेन फ्यूजन। फ्यूजन आप सभी ने पढ़ा है पहले भी कि मॉलिक्यूल्स का मिक्स हो जाना, जुड़ जाना किसी दूसरी चीज के साथ में, है ना, उसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो वायरस की एनवेलोप होती है वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है, फ्यूज हो जाती है। रोशनी वेरी गुड मॉर्निंग, घनश्याम वेरी गुड मॉर्निंग भाई। इसमें क्या होता है बच्चे, इस मेथड में वायरस का जो एनवेलोप है, जो कवर है उसका, वायरस का एनवेलोप तथा सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं। सबसे पहले जैसे ही वायरस आया उसका एनवेलोप हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हो गया, है ना। और उनके जुड़ने से क्या होता है, फिर वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो फिर सेल के अंदर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर वायरस का वायरस का जीनोम वायरस का जीनोम सीधे साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर जो द्रव्य है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ठीक है भाई, सीधा मेरे भाई फिर वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। समझ में आ गई बात आप सभी को? उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा चीजें। तो वायरस का जीनोम सीधे हमारे साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, ये मेथड होता है दूसरा। जैसे HIV हो गया, है ना, या हेपेज वायरस होता है, ये सब ऐसे ही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे HIV लिख लीजिए। HIV जो है वो आपका ऐसे ही मेरे भाई एंट्री करता है फ्यूजन की सहायता से। फिर एक होता है बच्चे इंजेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। चौथा तरीका होता है बच्चे इंजेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में दवाई पहुंचाई जाती है ना, वैसे ही पूरा जो पैथोजन अंदर नहीं जाता, वो केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल को हमारी सेल के अंदर बाहर से डाल देता है, क्योंकि काम तो जेनेटिक मटेरियल नहीं करना है। तो इस मेथड में क्या होता है, पूरा जो पैथोजन है या ऑर्गेनिज्म है वो अंदर नहीं जाता है, केवल जो उसका जेनेटिक मटेरियल है जिसको जा करके हमारे शरीर में काम करना, केवल उसका जेनेटिक मटेरियल सेल में प्रवेश करता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देगा, फिर जेनेटिक मटेरियल अपना काम करेगा अंदर। जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कौन करता है, बैक्टीरियोफेज, है ना। बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम सुना होगा। तो वो बच्चे ऐसा करता है, बैक्टीरियोफेज वायरस डायरेक्टली ऐसे इंजेक्ट कर देता है। ये चौथा तरीका होता है हमारा एंट्री के लिए। ओके सर।
इतनी सी बात आपको समझ में आ गई बच्चे। अच्छा, अब प्लांट सेल में कैसे एंट्री होती है? प्लांट सेल में कैसे एंट्री होती है? एंट्री एंट्री इन प्लांट सेल। पादप कोशिका में ये पैथोजन कैसे प्रवेश करते हैं? पादप कोशिका में कैसे प्रवेश करेंगे बच्चे ये पैथोजन? अब हम उस अगली बात पे आते हैं। पादप कोशिका में प्रवेश करने के लिए बच्चे हमारे पास वाउंड्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, इंसेक्ट वेक्टर होते हैं। वाउंड से कर सकते हैं, यानी प्लांट के ऊपर कोई घाव लगा हो, चोट लगी हो, कहीं से डैमेज हो, है ना। अच्छा, स्टोमाटा जो होते हैं ना, उनसे भी एंट्री कर सकते हैं। स्टोमाटा रंध्र सुना होगा आपने। तीसरा फिर कुछ इंसेक्ट वेक्टर हैं जो प्लांट पे आक्रमण करते हैं, इंसेक्ट वगैरह, उनके थ्रू भी ये आपका कोई पैथोजन एंटर कर सकता है बच्चे। ठीक है, जैसे TMV टोबैको मोजाइक वायरस आपने नाम सुना होगा। जैसे TMV टोबैको मोजाइक वायरस सुना होगा। ये कैसे एंट्री करता है? ये वाउंड यानी प्लांट में कहीं पर भी कट लगा हुआ डैमेज है, वहां से एंट्री कर जाता है प्लांट के अंदर। ठीक है ना। चलिए, और ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, आ चुका है, यही क्वेश्चन आ चुका है, कैसे एंट्री होती प्लांट सेल के अंदर। ये ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से हमें एक आंसर देना था बच्चे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, और ये मैंने आपको करवाया भी था, जो PYQ की सीरीज में आपको करवा रहा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद करिए, अभी थोड़ा टाइम पहले ही किया था। ओके सर। अब है तीसरी चीज सर। पहली बात हमने क्या पढ़ी थी? रिकॉग्निशन पढ़ा था, पहचान कैसे होती है। दूसरी बात हमने पढ़ा है एंट्री कैसे होती है। और अब तीसरी बात पे आएंगे हम लोग। तीसरी बात क्या है? अल्टरेशन ऑफ होस्ट सेल बिहेवियर बाय पैथोजन। अल्टरेशन ऑफ होस्ट सेल बिहेवियर बाय पैथोजन। ठीक है, तो पैथोजन या परजीवी द्वारा मेजबान कोशिका के व्यवहार में परिवर्तन। मतलब भाई, अभी मान लीजिए एंट्री कर गया, एंट्री करने के बाद अब क्या करेगा? मान लो कोई बीमारी फैलाने वाला एजेंट हमारी जो सेल थी, उस सेल के अंदर एंट्री कर गया। एंट्री करने के बाद अब उस सेल के फंक्शंस में, उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में, उसके कार्य प्रणाली में क्या परिवर्तन करेगा? अब वो चीज हमें देखनी है सर, क्या परिवर्तन करता है। ठीक है, तो जब कोई पैथोजन होस्ट सेल में प्रवेश करता है, तो अपने फायदे के लिए होस्ट सेल की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको बदल देता है बच्चे। यही चीज होता है आपका अल्टरेशन। यानी जब कोई पैथोजन होस्ट सेल में प्रवेश करता है, एंट्री करता है बच्चे, प्रवेश करता है, तो अपने फायदे के लिए उसका फायदा मतलब उसको जीवित रहने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए फिर क्या करता है? जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, नॉर्मल कार्य होते हैं, नॉर्मल फंक्शन में बदलाव कर देता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है अल्टरेशन ऑफ होस्ट सेल बिहेवियर बाय
पैथोजन के नाम से इसी बात को हमारे द्वारा बच्चे बोला जाता है। ओके सर, अब क्या क्या बदलाव करेगा एक एक करके उन सारी चीजों को हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। सबसे पहला बदलाव होगा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है बच्चे? जो कोशिका का अंदर का कंकाल है, जो अंदर की स्ट्रेंथ है, जिन ऑर्गेन के से बनी हुई है, उनमें बदलाव। यानी सबसे पहले क्या करेगा? साइटोस्केलेटन में बदलाव। अंतः कंकाल में बदलाव करेगा। पहला काम होता है साइटोस्केलेटल में बदलाव। जो कोशिका के अंदर का कंकाल है ना, उसको बदलाव करेगा, या कह सकते हो इस बात को साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हो इसको, अगर आप पूरा एक इंग्लिश में टर्म बोलना चाहो तो कैसा कह सकते हो। साइटोस्केलेटन क्या होता है? होस्ट सेल का इंटरनल फ्रेमवर्क होता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है बच्चे? यहां लिख देता हूं, साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये मेरे भाई इंटरनल फ्रेमवर्क होता है। मतलब किसी भी कोशिका का आंतरिक ढांचा होता है, और इस आंतरिक ढांचे के अंदर कई प्रकार की ट्यूब्स वगैरह होती हैं, कई प्रकार की नलिकाएं वगैरह होती हैं बच्चे, जैसे एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें एक्टिन, ये प्रोटीन होता है, एक्टिन से बने हुए फिलामेंट, ठीक है, एक्टिन से बने हुए फिलामेंट। जस्ट अ सेकंड बच्चे। चलिए भाई, सो मैंने कहा एक्टिन फिलामेंट, एक तो ये होता है, दूसरा माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है, दूसरा होता है माइक्रोट्यूबुल्स, तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जिसको हम लोग कहेंगे बच्चे। तीन, मतलब इस प्रकार के तीन प्रकार की ट्यूबुल्स टाइप की चीजें होती, नलिकाओं जैसी चीजें होती जो अंदर होती हैं और उसको सेल को अंदर से मजबूती दे रही होती हैं। तो कई पैथोजन जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया, ये होस्ट सेल का जो साइटोस्केलेटन है ना, इसको क्या करते हैं? मैनिपुलेट कर देते हैं, ताकि इसको मैनिपुलेट करेंगे तो ये ऐसा बदल जाएगा, इसमें ऐसे परिवर्तन आ जाएंगे, मतलब इसको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, इसको मैनिपुलेट करेंगे, और मैनिपुलेट करके क्या होगा बच्चे? फिर जो बाहर से आया हुआ बैक्टीरिया वगैरह, वायरस कोई भी है, वो उसका सर्वाइवल और उसका स्प्रेड, मतलब उसका जीवित रहना और उसका फैलना, ये दो चीजों में उसको क्या मिलेगा? इन दो चीजों में उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्यों करते हैं? मतलब अंदर का सिस्टम में थोड़ा परिवर्तन कर देंगे, उसको एक्टिव होकर के उसको बदल देंगे, संरचना अंदर की बदल देंगे, जिससे उनका सर्वाइवल आसान हो जाएगा और उनका स्प्रेड आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके सर, चलिए, तो समझ गए ना बात को? तो मेनली बेनिफिट क्या हुआ ऐसा करने से? सेल के अंदर उनका फैलना आसान हो गया, सेल के अंदर मूवमेंट करना आसान हो जाए, क्योंकि इन ट्यूब्स की व्यवस्था को बदल देंगे, वो फैलना आसान हो जाएगा, और बाहर से दूसरे अगर और भी ज़्यादा कोई आ रहे हैं तो उनका एंटर करना भी आसान हो जाएगा। बीमारी फैलाने वाले बाहर से अगर कोई और भी पैथोजन आ रहे हैं तो उनका आसान हो जाएगा बच्चे, ठीक है। समझ में आ गई बात आप सभी को?
ओके सर, चलिए ये था पहला काम क्या किया, जो हमने अल्ट्रेशन की बात कर रहे थे, पहला काम किया उन्होंने साइटोस्केलेटन में बदलाव। अब दूसरा और क्या कर सकते हैं और कैसे बदलाव, कैसे अल्ट्रेशन कर सकते हैं, तो होस्ट जीन एक्सप्रेशन में बदलाव। दूसरा है बच्चे होस्ट जीन एक्सप्रेशन, होस्ट जीन एक्सप्रेशन में बदलाव जिसको हमारे द्वारा कहा जाएगा। समझ गए बात को? होस्ट जीन एक्सप्रेशन में बदलाव जिसको हमारे द्वारा सर कहा जाएगा। ओके सर, हिंदी में बोल दो मेजबान जीन अभिव्यक्ति में बदलाव। हिंदी में आप ऐसा लिख सकते हो, मेजबान जीन अभिव्यक्ति मेजबान जीन अभिव्यक्ति। अभी जीन अभिव्यक्ति समझते हो नहीं समझते? जिस बच्चे को ये बात याद नहीं है, कृपा करके आराम से जाके सोए अपने घर पे, रेस्ट करे। जिंदगी में आपका काम केवल रेस्ट करना है। जिसको जीन अभिव्यक्ति याद नहीं आ रहा कि क्या होता है, क्या किसको बोलते हैं, जिसको याद है वो कंटिन्यू रहे, कॉन्फिडेंट रहे। तो मेजबान जीन अभिव्यक्ति में बदलाव कर देगा। मतलब जो हमारी होस्ट सेल है जिसके अंदर पैथोजन आया है, तो वो होस्ट सेल के अंदर जो जीन्स अपना जो काम कर रहे हैं, जो फंक्शन कर रहे हैं, उसी को बदल देगा। जीन को ही बोलेगा तो ये नहीं तो ये करेगा आज के बाद में। समझ गए? तो जीन को क्या जीन्स को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। जीन को रोक देंगे तो काम मत कर भाई तेरा, तो सेल भाई अपने आप ही फिर खराब होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ऐसा कह सकते हो कि भाई ये पैथोजन जो है ये होस्ट सेल के जीन को ऑन या ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो पैथोजन क्या करेंगे मेरे भाई, होस्ट सेल के जो जीन है ना, उनको या तो ऑन कर देंगे या ऑफ कर सकते हैं। मतलब जो ऑन है उनको ऑफ कर सकते हैं, ऑफ को ऑन कर सकते हैं। इससे इफेक्ट क्या होगा, इससे इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स है ना वो सप्रेस हो जाएगा। ये ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा, इम्यून रेस्पॉन्स सप्रेस हो जाएगा बच्चे। सप्रेस मतलब कमजोर पड़ जाएगा, रुक जाएगा, दबा दिया जाएगा। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब पैथोजन के आने से जो हमारी सेल ऐसे फंक्शन करती हैं कि हमारी बॉडी की दूसरी सेल को इन्फॉर्मेशन देती है ना कि भाई पैथोजन आ गया है, मारो इसको, शरीर पे इन्फेक्शन शुरू हो गया है। तो वो इम्यून जो रेस्पॉन्स उठते हैं ना किसी सेल में बैक्टीरिया वगैरह प्रवेश करने के बाद में, वो उसी को रोक देंगे। बोलेगी तू मत बता, नहीं बताने देंगे, पकड़ लेंगे सर। तो ऐसा परिवर्तन कर देंगे सेल बता ही नहीं पाएगी, है ना। दूसरा, अब इससे क्या होगा, अब नहीं बता पाएगी तो पैथोजन की संख्या बढ़ेगी। तो दूसरा इफेक्ट ये आएगा, अगर हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं लगेगा तो फिर मेरे भाई जो पैथोजन है उसकी संख्या बढ़ जाती है, पैथोजन की संख्या बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? ओके भाई, ठीक है सर। अब अगला, अब और तीसरा क्या इफेक्ट होगा, क्या चेंज आएंगे, क्या चेंज कर सकते हैं ये पैथोजन, सेल साइकिल में बदलाव। सेल साइकिल में बदलाव बच्चे। ठीक है, सेल साइकिल में बदलाव जिसको हम लोग कहेंगे। सेल साइकिल में बदलाव जिसको हमारे द्वारा कहा जाता है। सेल साइकिल मतलब क्या है, जो सेल की डिवीजन प्रोसेस। देखो भाई, सेल बनती है, अपना काम करती है जिस काम के लिए बनी है,
फिर उसके अंदर डिवीजन शुरू होता है, डिवीजन के अंदर कई फेज आते हैं, कई साइकिल चलती है। तो ये कोशिका के विभाजन जो हो रहा है ना उसी को प्रभावित कर देंगे। मतलब सेल डिवीजन जो है ना मेरे भाई वो प्रभावित हो जाएगा। समझ गए बात को? सेल डिवीजन मेरे भाई क्या हो जाएगा सर, ये प्रभावित हो जाएगा। कोशिका विभाजन ये आपका प्रभावित हो जाएगा, है ना, इस पे असर पड़ेगा मेरे भाई, याद रखिएगा इस बात को। ओके सर। अब उससे डिफरेंस क्या आएगा भाई, सेल का जो डिवीजन यानी नई नई सेल बनने की प्रोसेस थी, अगर वो प्रभावित थी तो प्रभावित होने से क्या होगा, दो काम हो सकते हैं, दो काम हो सकते हैं। इफेक्ट क्या होगा, पहला या तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होएगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होएगा। बोले तो सर अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाएगा, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा और आवश्यकता से ज्यादा कोशिका, इतनी डिवीजन हो जाएगा, इतनी कोशिकाएं बनने लगेंगी, वहां पे ट्यूमर्स बन सकते हैं, क्लोट बन सकते हैं, कैंसर हो सकता है। या फिर सेल अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब है कि सेल को डिवीजन ही नहीं करने देगा, कहीं ना कहीं रोक देगा, बीच में सेल की डिवीजन की जो प्रोसेस है ना बच्चे, जो डिवीजन की प्रक्रिया उसी को रोक देगा बीच में कहीं ना कहीं। तो सेल की साइकिल अरेस्ट भी हो सकती है, रुक भी सकती है बीच में, है ना, ये होता है। ओके सर, ठीक है। तो कैंसर प्रोड्यूस हो सकती है इस रीजन से, अगर ये ऐसा कुछ चेंज किया तो। फिर है बच्चे आपका एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस को भी कंट्रोल कर सकता है ये अगला इफेक्ट। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस कंट्रोल। अब मैं जब आगे बढ़ूंगा जब आप मुझे बताओगे एपोप्टोसिस क्या होता है, उससे पहले मैं नहीं बढ़ने वाला आगे, मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। जितने बच्चे अभी फिलहाल लाइव हैं उन सभी से मुझे जवाब चाहिए इस बात का, एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं भाई, और जिन बच्चों ने ढंग से नहीं पढ़ा है उनको लगता है कि वो बहुत कुछ पढ़ लिया तो फिर इसका मतलब जवाब नहीं दे पाएंगे। ये मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज करवाई थी तब भी बताया था, वैसे भी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी फिर से जिक्र आया है यहाँ पे तो आप लोग मुझे बताएंगे। बताओ एपोप्टोसिस किसको बोलते हैं, फास्ट मुझे आंसर दीजिए। एपोप्टोसिस का मतलब होता है बच्चे प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, समझ गए? यानी हमारा शरीर सोच समझ के जो कोशिकाओं की मृत्यु निश्चित करता है, भाई कोई सेल हमारी बॉडी में डैमेज हो जाए, काम की ना रहे, या टॉक्सिक हो जाए, या हो सकता है भविष्य में वो नुकसान पहुंचाने वाली हो, तो फिर ये काम होता है। तो ये प्रोग्राम सेल डेथ, बिल्कुल कृतिका, है ना। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, है ना। तो सेल हमारी जो मरना जिसका निश्चित है ये क्या करेगा, ये उसको भी कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, उसको रोक देगा, रोक सकता है। मतलब इसको प्रोग्राम सेल डेथ जो है ना, इसको स्टॉप भी कर सकता है, रोक भी सकता है, और याद रखना इसको इंड्यूस भी कर सकता है, जहां नहीं भी होना, अगर डेथ हमारी प्रोग्राम नहीं भी हो तो उसको करवा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। मतलब सेल की डेथ को रोकना या उसको बढ़ाना दोनों काम कर सकता है, ठीक है। ओके सर। अब कहोगे सर सेल डेथ होने से या नहीं होने से इसमें पैथोजन को क्या फायदा हो रहा है? भाई एक बात बताओ, अगर ये सेल डेथ को रोकता क्यों है, स्टॉप क्यों करता है? अगर ये जिस सेल के अंदर वो है उसकी डेथ अर्ली होगी तो फिर वो उसके अंदर जो पैथोजन है उसकी भी डेथ होने के चांस बनेंगे। तो स्टॉप करके क्या होगा, अर्ली डेथ से बचेगा, वो अर्ली डेथ से बचेगा।
भाई उसको अपनी सेल के अंदर आकर के पैथोजन को अपना इतना तो सरवाइव करना है कि वो मरे ना सेल के साथ। और जब उसको लगता है कि भाई अब तुझे कुछ नहीं होगा, सेल मरती रहे, तो अब उसको लगता है कि सेल मरेगी तब तू फैलेगा पूरी बॉडी में, तो फिर इंड्यूस क्यों करता है, मतलब सेल को डेथ क्यों करवाता है, फिर उसको स्प्रेड करना होता है, फिर फैलना होता है। जब वो स्टेबल कंडीशन में आ गया तो वो फैलने के लिए फिर उसकी सेल की डेथ करवाने लगता है, जिससे फिर क्या होता है, और ज़्यादा फैलता हमारी बॉडी में। समझ गए बात को? चलिए सर, भाई अगर मान लो पैथोजन आया, अभी अकेला है या एक दो ही है, तो सेल डेथ होने से फैलेगा थोड़ी, वो एक दो ही रहेंगे। लेकिन उसको जब पता है कि भाई अब तुम्हारी संख्या बहुत हो गई, अब मरवाओ सेलों को, अब सेल मरती फिर तुम फैल जाना, बाकी की सेल में भी एंटर कर जाना, तो फिर इसलिए दोनों काम ही अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। फिर बच्चे अगला एक और बदलाव करता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन जो पाथवे होता है उसमें बदलाव। सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में बदलाव। ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में बदलाव जिसको कहा जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बच्चे, उसमें यार जो सेल हैं दूसरी सेल से सिग्नल ले रही हैं, या जिस सेल में पैथोजन एंटर किया है, एंटर करने के बाद वो सेल दूसरी कोशिकाओं को सिग्नल भेजती हैं ताकि भाई हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, तो ये उस रास्ते उसको भी बदल देता है। वो सिग्नल जो पाथवे है ना, जो सिग्नल वाला प्रक्रिया है, उसको चेंज कर देगा, जाने नहीं देगा वहां तक। तो सिग्नल पाथवे उसका परिवर्तन कर देगा। अब सेल से सिग्नल जहां जाने चाहिए थे वहां तक जाने ही नहीं देगा सर, उसके अंदर ही परिवर्तन कर देगा मेरे भाई से। ठीक है, ओके सर। अच्छा, इसे आउटकम क्या होगा भाई, सिग्नल पाथवे को उसने चेंज कर दिया, तो उससे क्या आउटकम होगा, क्या बेनिफिट होगा, मतलब क्या इफेक्ट होगा, बता सकते हो? अपने शब्दों में थोड़ा सा बदल के बता सकते हो क्या? चलिए भाई, तो आउटकम अगर हम साइंटिफिक टर्म में देखें तो एक हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन में बदलाव, एक हम शब्द बोल सकते हैं इन्फ्लेमेशन में बदलाव। मतलब इस घटना का आउटकम क्या आएगा, क्या इफेक्ट आएंगे सिग्नल के चेंज होने से। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में बदलाव। ठीक है भाई, इन्फ्लेमेशन में बदलाव। हाँ कृतिका, ऐसा बोल सकते हैं हम, बहुत सारी चीजें होंगी ऐसी। इन्फ्लेमेशन में बदलाव, इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है कि होस्ट की एक प्रमुख इनेट इम्यून रेस्पॉन्स है जो पैथोजन को एलिमिनेट करने के लिए इम्यून सेल को एक्टिव करता है। मतलब इन्फ्लेमेशन क्या है बच्चे, ये है जो हमारी होस्ट सेल है, होस्ट सेल का इम्यून सिस्टम को, होस्ट सेल का बच्चे, होस्ट सेल का इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना। अब ये एक्टिव कब होती हैं, तभी तो एक्टिव होंगी जब सिग्नल जाएगा वहां तक, जब कोई सूचना मेरे भाई वहां तक जाएगी, कोई इन्फॉर्मेशन जब वहां तक जाएगी तभी तो एक्टिव होंगे, तो इसमें बदलाव हो जाएगा। उसके बाद में एक होता है इम्यून इवेजन, इम्यून इवेजन ये भी हो जाएगा। इम्यून इवेजन का मतलब क्या होता है
कि जो पैथोजन है वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को अवॉइड या सप्रेस या मिसलीड कर सकता है, ताकि वो उसके अंदर आपका सर्वाइव कर सके बच्चे। तो एक और शब्द हम यूज करते हैं इम्यून इवेजन। एक तो यही शब्द यूज करते हैं, एक शब्द यूज करते हैं इम्यून इवेजन हो जाएगा। इम्यून इवेजन का मतलब है कि जो पैथोजन है, पैथोजन होस्ट सेल की जो इम्यूनिटी है उसको अवॉइड कर दे, इग्नोर कर दे, या फिर उसको सप्रेस कर दे, मतलब उसको दबा दे, है ना। तो ये भी हो सकता है, इम्यून सिस्टम को अवॉइड करके फिर भी अपनी संख्या बढ़ा लेगा। तो ये सारे काम कैसे होंगे, जब वो सिग्नल का जो पाथवे है ना, जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो सिग्नल बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जब उनमें बदलाव करेगा तब होगा। फिर बच्चे मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग कर सकता है, अगला चेंज। मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग, मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग, ठीक है भाई। मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग जिसको हम लोग कहेंगे, मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग नाम से थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे आप लोग इस बात को। मेटाबॉलिक लिखा हुआ है मतलब मेटाबॉलिज्म को अपने लिए रीप्रोग्राम करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि सेल के अंदर कोई चीज का सिंथेसाइज हो रहा है, किसी चीज का निर्माण हो रहा है, तो वो उसका निर्माण अपने हिसाब से सेट करेगा जैसे उसको फायदा हो रहा हो, है ना। तो होस्ट सेल के मेटाबॉलिज्म, होस्ट सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। समझ गए बात को। होस्ट सेल के मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा मेरे भाई, वो कंट्रोल करेगा। उससे क्या होगा, जैसे आप ऐसा कह सकते हो जैसे कि न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता पड़ती है पैथोजन को, मान लो, तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करवाएगा, बोल, है ना। सेल को बोलेगा भाई मुझे न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो उसके अंदर जो परिवर्तन उसने करना होगा वैसे चेंज अंदर ला देगा, उसके जेनेटिक मटेरियल में लाएगा, किसी भी चीज में जो परिवर्तन बच्चे उसको लाने होंगे ना, वो परिवर्तन वो ला देगा। तो ये रिप्रोग्राम कर दिया उसने, है ना। जैसे वायरस होते हैं, वायरस यही करते हैं। बैक्टीरिया न्यूट्रिशन का निर्माण करवाते हैं, पोषण का निर्माण करवाते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म में चेंज करके ही हो सकता है। मेटाबॉलिज्म मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं बॉडी के अंदर, किसी भी चीज का निर्माण होता है, कोई चीज टूटती है, बिखरती है, फिर नई बनती है, इस बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आती हैं इसमें, ठीक है भाई, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं इसमें आती हैं, तो ये सारी चीज वही करवाएगा आपका। ओके सर। फिर बच्चे और क्या चेंज कर सकता है, एक सेल सरफेस मॉडिफिकेशन, सेल सरफेस मॉडिफिकेशन, ठीक है। सेल सरफेस मॉडिफिकेशन, जो कोशिका का सरफेस है बच्चे, जिस सेल के अंदर होस्ट ने एंट्री करी है, तो उसके सरफेस मॉलिक्यूल्स को बदल देगा। होस्ट सेल के सरफेस, होस्ट सेल के सरफेस मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा बच्चे, उनको बदलेगा, ठीक है। होस्ट सेल के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उनको चेंज कर देगा। सरफेस मॉलिक्यूल चेंज होने से क्या होता है कि फिर वो इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना हमारा, वो नहीं पहचान पाएगा। अब होस्ट सेल है जिसके अंदर पैथोजन एंट्री किया है, तो उसका सरफेस बदलेगा और इम्यून सिस्टम को सिग्नल भी देगी वो, तो सरफेस के मॉलिक्यूल को बदल देगा। फायदा इसी को होगा, वहां पे रहने में इसको आसानी होगी, इम्यून सेल से बच पाएगा, है ना। तो और एक और अगर शब्द लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स का सप्रेशन, मतलब होगा इन्हीं मेथड से। होस्ट
इम्यून रेस्पॉन्स सप्रेशन, मतलब बात वही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन टर्म अलग अलग यूज कर लेता है, तो मैंने भी लिख दिया। जो होस्ट सेल है जिसमें आया है आपका बाहर से पैथोजन, और इम्यून जो सेल हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे होस्ट सेल के प्रति कि भाई उसके अंदर पैथोजन आया तो ये बाहर से कोई ना कोई काम करेंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे, तो इसको भी सप्रेस कर देगा, इनका आपस का रेस्पॉन्स जो है ना इसको भी घटा देगा, है ना। चलिए, मतलब सिग्नल ब्लॉक कर देगा, और तो क्या ही है, फाइनली काम तो यही कर सकता है कि सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है मेरे भाई। चलिए, तो ये हमारी बात थी जो आपने समझी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुई होगी बात। तो भाई ये थे अपने अल्टरेशन, ये परिवर्तन हमने समझे हैं कि अगर कोई हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तो हमारी बॉडी, हमारे शरीर के अंदर क्या क्या परिवर्तन बच्चे आएंगे, वो बातें आप लोगों ने जान ली हैं। पहली बात क्या जानी थी आपने? पहली बात देखो, हम मेनली पढ़ क्या रहे थे, हम होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, है ना, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने होस्ट और पैथोजन जो है दोनों की परिभाषाएं जानी थी, फिर इंटरेक्शन का मतलब इनके बीच का संबंध यानी पहचान करना, एंट्री कैसे करता है, एंट्री करके क्या क्या परिवर्तन लाता है, वो बातें फिर हमने समझी। अभी और आगे बढ़ेंगे हम, कुछ चीज़ें हमारी और आनी हैं और आपके सिलेबस के हिसाब से एक चीज़ अभी आपको जो पढ़नी है इनके साथ में, वो है वायरस इंड्यूस्ड सेल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब प्रॉपरली है ना, वायरस के द्वारा हमारी कोशिका में परिवर्तन कैसे आता है। अभी हमें देखना है कि भाई वायरस अगर इंड्यूस होता है, अभी तो हमने एक जनरल से जनरल सा व्यू देखा है, अभी तक आपने जो पढ़ा है वो जनरल व्यू देखा है कि भी कोई भी पैथोजन आता है तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। अभी स्पेसिफिक हमें पढ़ना है वायरस के विषय में, ठीक है। वायरस अगर इंड्यूस होता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है पैथोजन के रूप में, तो उसके द्वारा सेल के ट्रांसफॉर्मेशन, कोशिका के अंदर क्या परिवर्तन किया जाएगा बच्चे, अब ये पूरी प्रोसेस हमें सीक्वेंस में जाननी है, सीक्वेंस में पढ़नी है। कुल मिला के बात यह है कि वायरस के एंट्री से संबंधित सारी बातें हम लोग जानेंगे अभी। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा वायरस इंड्यूस्ड सेल ट्रांसफॉर्मेशन। वायरस इंड्यूस्ड सेल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बच्चे, यानी वायरस द्वारा कोशिका के अंदर जो परिवर्तन उत्पन्न किए जाएंगे, वायरस द्वारा कोशिका परिवर्तन या कोशिका में परिवर्तन, ठीक है, ये चीज है भाई। नेक्स्ट चीज चीजें वही हैं, होस्ट और जो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन हम जो पढ़ रहे हैं ना, चीजें वही हैं, बस अभी हम स्पेसिफिकली इसके ऊपर चर्चा करेंगे बच्चे कि ये किस किस प्रकार से परिवर्तन लाएगा, है ना, मतलब क्या क्या चेंजेस ये कर सकता है, उन बातों को हमें जानना है। ओके सर, सो यहाँ तक करेंगे बच्चे आज, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे। आज की क्लास में इतना कीजिएगा, फिर बढ़ा जाएगा हमारे द्वारा आगे। तो आज करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद भाई।